नमस्ते। आज हम करेंगे 12 नाटक कर चुके हैं। 13वां नाटक है। 11 नाटक शंकर शेष द्वारा रचित नाटक एक और द्रोणाचार्य। हमारे जो सिलेबस में 14 नाटक लगे हुए हैं। ठीक है, तो 11 नाटक कर चुके, ये 12वां नाटक है आपका। 2 नाटक और शेष बचे, वे कल आपके पूरे, हमारी कल ये यूनिट पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम निबंध से संबंधित यूनिट करेंगे जो यूजीसी नेट में लगी हुई है। शंकर शेष कृत नाटक एक द्रोणाचार्य का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। शंकर शेष का जन्म 2 अक्टूबर 1933 से 28 नवंबर 1981। शंकर शेष का संक्षिप्त जीवनी। डॉक्टर शंकर शेष हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार तथा सिनेमा के कथा लेखक थे। डॉक्टर शंकर शेष जी का जन्म 2 अक्टूबर 1933 ईस्वी को मध्य प्रदेश के बिलासपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम नागोराव विनायक राव शेष तथा माता का नाम सावित्री बाई शेष था। उनकी उच्च शिक्षा दीक्षा नागपुर और मुंबई में हुई थी। शंकर शेष जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने शुरू में कविताएं भी लिखी थी। वे नाटककार होने के साथ साथ कथाकार भी थे, परंतु सर्वाधिक प्रसिद्धि उन्हें नाटक के क्षेत्र में मिली। उन्होंने फिल्मों के लिए भी कहानियां लिखी। किन्होंने? शंकर शेष ने। अब इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं जो इस प्रकार है। नाटक। पहला नाटक मूर्तिकार 1955 ईस्वी में, रत्न गर्भा 1956, नई सभ्यता नए नमूने 1956, बेटों वाला बाप 1958, यह अप्राप्य है, प्राप्त नहीं है। तिल का ताड़ 1958, बिन बाती के दीप 1958, मंचन 1970 में, बाढ़ का पानी 1968, बंधन अपने अपने 1969, खजुराहो का शिल्पी 1970, फंदी 1971, एक और द्रोणाचार्य 1971, कालजयी मराठी 1973, कालजयी हिंदी 1973, घरौंदा 1974, अरे मायावी सरोवर 1974, रक्त बीज 1976, राक्षस 1977, पोस्टर 1977, चेहरे 1978, त्रिकोण का चौथा कोण 1979 जो अप्राप्य है, कोमल गांधार 1979, आधी रात के बाद 1981। शंकर शेष की एकांकी। विवाह मंडप 1957, हिंदी का भूत 1958, त्रिभुज का चौथा कोण 1971, एक प्याली कॉफी 1979, अजायब घर 1981, पुलिया 1981, सोपकेस 1981, प्रतीक्षा अफसरनामा। बाल नाटक भी लिखे शंकर शेष ने, जिनमें है दर्द का इलाज 1973, मिठाई की चोरी 1973। अनुदित नाटक है दूर के दीप 1959, एक और गांव 1972, चल मेरे कद्दू ठुमक ठुमक कर 1973, पंचतंत्र और गार्बो 1981। उपन्यास है इनके तेंदू के पत्ते 1956 जो अप्राप्य है, चेतना 1971, खजुराहो की अलका 1972, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वेरी इंपोर्टेंट है 1980। अनुसंधानात्मक प्रबंध हिंदी और मराठी कथा साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन 1961 में, छत्तीसगढ़ी की भाषा शास्त्रीय अध्ययन 1965, आदिम जाति शब्द संग्रह एवं भाषा शास्त्रीय अध्ययन 1967, पटकथा संवाद घरौदा 1978, दूरियां 1979। एक और द्रोणाचार्य नाटक के मुख्य बिंदु जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं एग्जाम की दृष्टि से। वन लाइनर प्रश्न है ये। एक और द्रोणाचार्य नाटक का प्रकाशन 1977 में हुआ था। कुछ लोग इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 1971 भी बताते हैं। सेकंड है, शंकर शेष हिंदी के 60वीं पीढ़ी के सुप्रसिद्ध नाटककार थे। वे कवि और कहानीकार भी थे, किंतु नाटककार के रूप में वे अधिक प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट पॉइंट है, एक और द्रोणाचार्य नाटक में वर्तमान शिक्षक की तुलना उस द्रोणाचार्य से की है जिसने एक शिक्षक को अपने सिद्धांतों से समझौता करते हुए अन्याय सहने की परंपरा दे दिया। नेक्स्ट है, नाटककार ने पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक समस्या का हल ढूंढने का प्रयास किया।
नेक्स्ट तथ्य है, इस नाटक में नाटककार ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनीतिक घुसपैठ तथा आर्थिक और सामाजिक दबाव के चलते निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति के असहाय बेबस चरित्र को उद्घाटित किया है। महाभारत कालीन प्रसिद्ध पात्र द्रोणाचार्य के जीवन प्रसंगों को आधार बनाकर वर्तमान को विसंगति को दिखाया गया है। नाटक का 2 भाग में विभाजन किया गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 4 दृश्य हैं। पूर्वार्ध भाग में कितने दृश्य हैं? 4। उत्तरार्ध में 7 दृश्यों का वर्णन है। यहीं पे क्वेश्चन बनेगा कि पूर्वार्ध में कितने दृश्य? 4। उत्तरार्ध में कितने दृश्य हैं? 7। नाटक के पात्र परिचय। इस नाटक में 2 तरह की कहानियां चलती हैं। दोनों कहानियों के पात्र अलग अलग हैं। एक कहानी महाभारत के द्रोणाचार्य की तो दूसरी कहानी आज के समय के प्रोफेसर अजय की है। पौराणिक पात्र में है द्रोणाचार्य, एकलव्य, कृपि द्रोणाचार्य की पत्नी है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, भीष्म, अर्जुन, युधिष्ठिर और सैनिक है। आधुनिक पात्र में है अरविंद, जो नाटक का प्रमुख पात्र और प्रोफेसर है। अरविंद जो क्या है? आधुनिक पात्र में नाटक का प्रमुख प्रोफेसर है। लीला है जो अरविंद की पत्नी है। यदु अरविंद का साथी जूनियर प्रोफेसर है। प्रिंसिपल है जिसकी आयु कितनी है? 60 वर्ष। चंदू अरविंद का छात्र है जो 20 वर्ष का आयु है इसकी। अरविंद के कॉलेज का प्रेसिडेंट है। विमलेंदु है जो शिक्षक, मृतक शिक्षक है। अनुराधा छात्रा है जो 20 वर्ष उसकी आयु है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनकी आयु से संबंधित भी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं वन लाइनर तथ्य से। एक और द्रोणाचार्य नाटक की कथानक। इस नाटक में महाभारत कालीन गुरु द्रोणाचार्य के जीवन प्रसंगों की संवेदनशील झांकियां प्रस्तुत की गई है। अश्वत्थामा कृपि से दूध पीने की याचना करना, द्रोणाचार्य का कौरव पांडव कुमारों का आचार्य बनना, एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांगना, द्रौपदी का चीरहरण और युधिष्ठिर का नरो व कुंजरो व अर्ध सत्य, इन सभी प्रसंगों के आधार पर प्रोफेसर अरविंद के जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त किया गया है। अरविंद एक मध्यवर्गीय आदर्श और सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति है। यहाँ से कथा है, वह एक प्राइवेट कॉलेज का अध्यापक है। उस पर अपनी कैंसर ग्रस्त माँ और विधवा बहन की जिंदगी निर्भर है। लड़का मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने वाला है। अरविंद के कॉलेज का प्रेसिडेंट एक व्यापारी है। उसने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए शिक्षण संस्थाएं खोली हैं। वह कॉलेज के प्रिंसिपल को प्रलोभन और धमकियां देकर ग्रांट के रुपए लेकर अपने लेन देन के व्यवसाय में लगा देता है और हजारों रुपए कमाकर कॉलेज को लौटाता है। प्रेसिडेंट का लड़का राजकुमार कॉलेज में पढ़ता है, जिसे परीक्षा में नकल करते हुए अरविंद पकड़ लेता है। इसकी रिपोर्ट वह यूनिवर्सिटी को भेजकर आदर्श शिक्षा प्रणाली का पालन करता है। अरविंद की पत्नी लीला और मित्र यदु प्रत्याघातों से विचलित हो उसे कभी भी न्याय और सत्य के दुर्लभ रास्ते पर चलने से रोकते हैं। उनका हौसला तोड़ते हुए यदु कहता है, राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या, चंदू का विरोध करोगे तो सामाजिक हत्या, हत्या से बच नहीं सकते तुम। राजकुमार और उसके साथी बड़े ही क्रूर हैं। अगर ये लोग विमलेंदु की हत्या कर सकते हैं तो तुम्हारी क्यों नहीं। न्यायप्रिय, सत्य वक्ता, सच चरित्र व्यक्ति होने के बावजूद अरविंद कोई भी साहसी निर्णय नहीं कर पाता और विरोध की तकलीफ देह भाषा की जगह समझौते की सुविधाप्रद भाषा बोलने लगता है। सतह के कभी भी नहीं टूटने वाले चक्रव्यूह में फंसकर मात्र बड़े बड़े निरर्थक शब्द थूकने वाला नपुंसक बुद्धिवादी बनकर रह जाता है। अपने प्रिय छात्र चंदू का धैर्य बंधाकर वह प्रेसिडेंट के दबाव के आगे झुक जाता है। इतना ही नहीं, चंदू को छात्रों को भड़काने के अभियोग में कॉलेज से निकाल दिया जाता है। प्रेसिडेंट अपने वादे के अनुसार अरविंद को प्रिंसिपल बना देता है। एक दिन राजकुमार कॉलेज की छात्रा अनुराधा की एकांत का लाभ उठाकर उसे बलात्कार करने की कोशिश करता है। संयोग से उस दिन अरविंद वहां पहुंचता है और अनुराधा को बचा लेता है। अनुराधा उसके कहने पर राजकुमार के विरुद्ध रिपोर्ट कर देती है, किंतु इस बार प्रेसिडेंट बीच बचाव का रास्ता ढूंढकर केस को रफा दफा कर देता है। अनुराधा इस मामले में दृढ़ता से आगे बढ़ती है
पर राजकुमार के गुंडे उसे मारकर रास्ते में फेंक देते हैं। लोग उसे आत्महत्या समझते हैं। यह कहानी एक नया मोड़ लेता है। प्रेसिडेंट बीमार पड़ जाता है। ब्लड प्रेशर की तकलीफ में निस्तार पाने के लिए वह डॉक्टर की सलाह से सुबह शाम घूमने जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब प्रेसिडेंट रोज अरविंद के साथ टहलने जाने लगता है और वह एक शाम गिरकर मर जाता है। अरविंद पर प्रेसिडेंट को धकेलकर मार देने का अभियोग चलाया जाता है। चंदू चश्मदीद गवाह के रूप में अरविंद के खिलाफ गवाही देता है। यह नाटक चंदू के अर्ध सत्य के साथ ही समाप्त होता है। नेक्स्ट है एक और द्रोणाचार्य, शंकर शेष द्वारा रचित नाटक है। इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में 2 भागों में विभाजित यह नाटक पौराणिक कथा महाभारत के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित करता हुआ इसे प्राचीन परंपरा से जोड़ता है। विषय वस्तु नाटक की, शंकर शेष द्वारा रचित नाटक एक और द्रोणाचार्य एक ऐसा नाटक है जिसमें आधुनिक शिक्षक अरविंद की तुलना द्रोणाचार्य से की गई, जो द्रोणाचार्य की तरह अपनी समस्याओं से बचने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेता है और धीरे धीरे पाप और कुकर्म के दलदल में फंसता चला जाता है। इस नाटक में 2 कथाएं एक साथ समांतर रूप से चलती हैं, एक अरविंद की तथा दूसरी द्रोणाचार्य की। नाटककार ने प्राचीन महाभारत के द्रोणाचार्य की कथा को आधुनिक संदर्भ में व्याख्यायित किया है। यह नाटक मूल रूप से आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनीतिक घुसपैठ आदि समस्याओं को रेखांकित करता है। ऐसा कौन सा नाटक है जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनीतिक घुसपैठ आदि समस्याओं को रेखांकित करता है? तो एक और द्रोणाचार्य नाटक। ऐसे कथन करके इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। नाटक मूल रूप से एक मध्यम वर्गीय परिवार में व्यक्ति की असहाय और बेबसी का भी चित्रण है। इस नाटक की कथा वस्तु मूल रूप से पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभक्त है। पात्र है अरविंद है, जो एक मध्यम वर्गीय प्राइवेट कॉलेज का अध्यापक है। लीला अरविंद की पत्नी है। यदु अरविंद का साथी मित्र शिक्षक है। प्रेसिडेंट राजकुमार का बाप है, जो शिक्षा का व्यवसाय करने वाला है। राजकुमार प्रेसिडेंट का बेटा। प्रिंसिपल, जिसकी आयु 60 वर्ष है, का व्यक्ति है और प्रेसिडेंट का चाटुकार है। प्रिंसिपल जो है विमलेंदु है, जो अरविंद का मित्र अध्यापक है, जिसकी हत्या हो चुकी होती है। चंदू, जिसकी आयु 20 वर्ष का लड़का है, अरविंद का चहेता शिष्य, जिसे नकल का झूठा आरोप लगाकर कॉलेज से निकाल दिया जाता है। अनुराधा, चंदू की प्रेमिका है, जिस पर राजकुमार बलात्कार का प्रयास करता अंत में आत्महत्या करती है। प्रेसिडेंट चंदू को नकल करते पकड़ने वाले अध्यापक। सुंदीप अरविंद का बेटा है। महाभारत कालीन पात्र। द्रोणाचार्य, कृपि द्रोण की पत्नी और अश्वत्थामा की माता। अश्वत्थामा द्रुपद, भीष्म, अर्जुन, एकलव्य, युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न और सैनिक। विशेष, इस नाटक में 2 कथाएं समांतर रूप से चलती है। इस नाटक में पुराने कथानक द्वारा आधुनिक समस्या का समाधान ढूंढा गया है। कथासार है पूर्वार्ध। नाटक में आधुनिक कथा का नायक अरविंद एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित प्राइवेट कॉलेज का अध्यापक है, जिसे अपनी कैंसरग्रस्त मां का इलाज करवाना है और विधवा बहन का परिवार चलाना है तथा वह अपने बेटे को मेडिकल कॉलेज में भेजना है। इन सारी जिम्मेदारियों के बावजूद उसे अपने सिद्धांत के अनुसार कॉलेज के प्रेसिडेंट के बेटे राजकुमार को परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ लेता है, किंतु अपने मित्र यदु और पत्नी लीला और प्रिंसिपल के कहने पर राजकुमार की रिपोर्ट नहीं भेजता तथा प्रेसिडेंट के साथ मिलकर कॉलेज का प्रिंसिपल बन जाता है। उसके प्रिय शिष्य चंदू को कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाता है। नाटक में अरविंद का एक मित्र है, जो विमलेंदु बार बार आता है, जो उसे अपने द्वारा रचित द्रोणाचार्य नाटक सुनाता है, जो महाभारत काल के द्रोण की कथा पर आधारित है। इस कथा में अश्वत्थामा का कृपि से दूध पीने के याचना करना, द्रोणाचार्य का द्रुपद के पास मदद मांगने के लिए जाना, द्रुपद द्वारा द्रोणाचार्य का अपमान करना, भीष्म के कहने और अपनी पत्नी के कृपि के दबाव के कारण द्रोणाचार्य पांडवों तथा कौरवों का गुरु बनना और अंत में अर्जुन के सामने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लेने की कथा का वर्णन है।
अब दूसरी कहानी स्थापित होती है कथा उत्तरार्ध की। उत्तरार्ध की कथा का आरंभ लीला के सुख से बीत रहे जीवन से होता है, जहां अचानक अरविंद आकर कहता है कि उसने प्रेसिडेंट के गुंडे बेटे राजकुमार को अपने ही कॉलेज की एक लड़की अनुराधा के साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हुए पकड़ा और वह उसे जरूर सजा दिलवाएगा। यहाँ भी उसे उसका मित्र यदु और पत्नी लीला रोकती है, लेकिन वह नहीं मानता। अनुराधा जब उसके घर पूछने आती है कि वह उसकी मदद करेगा या नहीं, तभी प्रेसिडेंट उसको यह धमकी देता है कि अगर वह अनुराधा की मदद करेगा तो वह उस पर घमंड का आरोप लगाकर जेल भेज देगा। एक बार फिर अरविंद को अपने पारिवारिक सुख के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता है। इस पर अनुराधा बताती है कि उसका प्रेमी चंदू ठीक ही कहता था कि आप बड़े बड़े निरर्थक सब थूकने वाले नपुंसक बुद्धिवादी हैं। इस घटना से आहत होकर अनुराधा आत्महत्या कर लेती है। या फिर विमलेंदु की छवि प्रेत रूप में आती है, जो अरविंद को यह बताता है कि अनुराधा की मृत्यु के जिम्मेदार 3 लोग हैं, प्रेसिडेंट, लड़की का बाप और तुम। और फिर वह अपने नाटक की कथा कहता है, जहां अश्वत्थामा, कृपि और द्रोणाचार्य में संवाद होता है। अश्वत्थामा अपने माता पिता से पूछता है कि मेरे संस्कार में क्या कमी थी, जो द्रौपदी के चीरहरण पर भी मेरा खून गर्म नहीं हुआ। इस पर कृपि, द्रोण और अश्वत्थामा दोनों को धुतकारती है। तभी द्रोणाचार्य कहते हैं कि भीषण युद्ध होगा जिसमें सर्वनाश होगा। मैंने केवल शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है, मैंने उसके आगे ऐसा कुछ नहीं सिखाया जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अंत में अरविंद पर प्रेसिडेंट को पहाड़ी से धक्का देकर मारने का आरोप लगता है, जिसका एकमात्र आंखों देखा गवाह उसका प्रिय शिष्य चंदू रहता है। कोर्ट में चंदू से जब यह पूछा जाता है कि क्या अरविंद ने प्रेसिडेंट को धक्का दिया, तब वह कहता है कि हो सकता है, अर्ध सत्य। तभी फिर विमलेंदु का रूप आता है और द्रोणाचार्य की मृत्यु की कथा कहता है, जहाँ रणभूमि में युधिष्ठिर द्रोण को कहता है कि अश्वत्थामा अवश्य मारा गया। वह नर था या कुंजर। तेज संग ध्वनि कोलाहल जिससे द्रोणाचार्य अपना शस्त्र रखकर निहत्थे हो जाते हैं और धृष्ट धुम्मन उनका वध कर देता है। विमलेंदु अरविंद से कहता है कि तुम आधुनिक युग के द्रोणाचार्य हो, जो व्यवस्था के दबाव के कारण कभी प्रलोभन कभी आतंक से अपने सिद्धांतों से समझौता करते हो। तुम हो एक और द्रोणाचार्य। प्रमुख उदाहरण पूर्वाध से कहानी से संबंधित। मैं सोचता नहीं मैं सोचता ही नहीं, सोचने से फायदा। लेकिन तुम हो नए मिडिल क्लास के आदमी, हर छोटे सवाल को ग्लोरीफाई करोगे, हाहाकार मचाओगे। तुम्हें पूछता कौन है? यंदू कहता है अरविंद से। अब किस किस से डरूं? लीला, कॉलेज की दुकान की तरह चलाने वाले उस प्रेसिडेंट से, या अंगूठा छाप कमेटी मेंबरों से, चुगली खाने वाले अपने सहयोगियों से, या उस लिजे बेहुदे प्रिंसिपल से, विद्यार्थियों से? क्या पूरी उम्र डरते ही रहना होगा? अरविंद कहता है लीला से। नेक्स्ट कथन है, इसलिए तो कहता हूँ, नौकरी करनी है तो कान बंद कर लो, आंखें मूंद लो, मुंह खुला रखो, बोलने के लिए नहीं, रोटी खाने के लिए। जल्लाद से भी कहीं विरोध किया जाता है, मुझे तो सुबह से शाम तक गाली देता है, गधा और उल्लू का पट्टा कहता है। पर क्या करूँ, सुनता हूँ, सुनूंगा नहीं तो जाऊंगा कहाँ? नौकरी जो करनी है। अरविंद कहता है लीला से। वैसे भी कौन तैयार होता है? अब तुम ही बताओ, क्या मैं खुशी से नालायक कहलाता हूँ? पर कहलाता हूँ। नालायक कहलाने के बाद भी खुशी जाहिर करता हूँ, नौकरी जो करनी है। प्रिंसिपल लीला से कहता है, हाँ, यही हुई दुनिया की बात, केवल औरत ही मर्द को समझा सकती है। कहो, उससे नौकरी करना सीखे। अब अपनी तारीफ अपने मुंह क्या करूं? 30 साल की नौकरी की, पूरे 30 साल। चुंगी नौके के मुरीर से बढ़ता बढ़ता प्रिंसिपल हो गया। लड़ता तो क्या बनता? लड़ो मत, झुको, सोचो मत, मानो, समझो मत, समझाना। प्रिंसिपल लीला से कहता है। इंपोर्टेंट कथन है, क्योंकि लोग अक्सर ठीक मौके पर बदल जाते हैं। चंदू अरविंद से कहता है। बदतमीजी और धमकी की ही भाषा समझी जाती है अब, अरविंद लीला से कहता है। मृत्यु ने उतार कर रख दिया चेहरे, केवल जिंदा रहते बदले जा सकते, 1 2 10 100।
पर मृत्यु चेहरा हमेशा उतार कर रख देती है। विमलेंदु कहता है अरविंद से, तुम्हारे मन की अंधेरी गलियों में बहुत अंधेरा है ना, सीलन भरी हजारों सुरंगें और तहखाने हैं वहाँ। कितना कचरा जमा कर रखा है तुमने, मुझे भी बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला है। विमलेंदु कहता है अरविंद से। नेक्स्ट कथन है, बेवकूफ बलिदान शब्द वापस ले। मैं तुम्हारे क्लासरूम में बैठा फर्स्ट ईयर का लौंडा नहीं हूँ जो वजनी शब्दों के माया दर्पण में अपना चेहरा झांकने लगूं। मैं शब्दों से परे हूँ, चेहरे से परे हूँ। विमलेंदु कहता है अरविंद से। जिंदा हो न, इसलिए मरो तो पता चले कि जीवन क्या होता है। विमलेंदु अरविंद से कहते हैं। साले मिडिल क्लास के आदमी अपनी हर समस्या को ग्लोरीफाई करोगे और ना समझ। मेरी बीवी साल भर से नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही है। सब आश्वासन देते हैं, नौकरी कोई नहीं देता, सब बकवास। विमलेंदु कहता है अरविंद से। आंचल छूटने के बाद कभी दूध पिया होता तो याद रहता दूध का स्वाद। दूध के नाम पर जहर देती तो भी पी लेता। कृपी द्रोणाचार्य से कहती है, मैं अब ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेंगे। द्रोणाचार्य कृपी से कहते हैं, लेकिन मनुष्य का जन्म हमेशा एक अनचाही व्यवस्था में होता है, तो मैं क्या करूं। द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते हैं, जो व्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती उसमें विश्वास करके ही जिया जा सकता है। द्रोणाचार्य और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा है। धर्म की व्यवस्था के लिए जानते नहीं शूद्रों और वनवासियों को धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दी जा सकती। द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते हैं, एकलव्य का अंगूठा बने रहने का अर्थ समझते हो। धनुर्विद्या पर उसका अधिकार हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी जाति का अधिकार हो जाएगा। शक्तिशाली होने के बाद ये क्षत्रिय से स्पर्धा करेंगे और परिणाम होगा वर्णाश्रम धर्म पर संकट। उसका अंगूठा छीनकर मैं इन संभावनाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा, समझे। द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते हैं। वह सिद्ध करना चाहता था कि वह मेरी सहायता के बिना भी महान धनुर्धर बन सकता है। कल इतिहास मेरी अपूर्णता पर हंसता। द्रोणाचार्य अर्जुन से कहते हैं, किसके बारे में। एकलव्य के। क्योंकि मैं संसार के सबसे बड़े धनुर्धर को अपनी आंखों से देख चुका हूँ। भविष्य में जब कभी मुझे कोई संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर कहेगा तो उस समय एकलव्य का गर्म खून से सना हुआ पंजा मेरा मजाक उड़ाएगा और गुरुदेव मैं अपनी अपराध भावना को कभी नहीं जीत सकूंगा। अर्जुन कहते हैं द्रोणाचार्य से। अब कहानी का सेकंड भाग आरंभ होता है। उत्तरार्ध से संबंधित कथन। आप नहीं जानते अपराध की सार्वजनिक तौर पर स्वीकृति राजनीति में आत्महत्या कहलाती है। प्रेसिडेंट अरविंद से कहते हैं, सभी पुरुष नामर्द नहीं हो गए हैं सर, मुझे अपनाने वाला भी कोई है, उसका प्रेम मुझे लड़ने की ताकत देगा। अनुराधा अरविंद से कहता है, कह तो रहा हूँ आत्मज्ञान हो गया है मुझे, अपने क्षुद्र होने का आत्मज्ञान, सड़े हुए आटे में बिल बिलाने वाला कीड़ा होने का ज्ञान। आत्मज्ञान। प्रेसिडेंट के फोन ने मुझे अपनी तस्वीर दिखा दी। समझौते के फंदे पर अपने आप को 2500 बार लटकाने वाला मैं, दूसरों का नकाब उतारने की कोशिश में खुद नंगा हो जाने वाला मैं, मुझ पर थूको। अरविंद लीला से कहता है, मुझे क्या हो सकता है, मेरी चमड़ी अब गैंडे की तरह मोटी हो गई। मैं जानता हूँ कि सड़े गले मकान का मलबा गिरने वाला है, फिर भी आंखें मूंद कर अपनी रोटी खा रहा हूँ। सुनोगी, सुन भी सकोगी। उस हरामी के बच्चे ने क्या कहा, मिस्टर अरविंद आप पर 15,000 रुपये का गमन का आरोप है। अरविंद लीला से कहता है, आत्मा, आत्मा क्या चीज होती है, केवल शरीर सत्य है, आत्मा वात्मा सब बकवास है। विमलेंदु अरविंद से कहता है, प्रायश्चित ही करना है तो तुम भी आत्महत्या करो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। स्त्री का अपमान कोई नई बात नहीं, वह तो होता हो रहा। क्या तुम्हारा द्रोणाचार्य कौरवों की दास्ता छोड़कर चला गया, क्या उसने तलवार उठाई, मेरा नाटक याद क्यों नहीं करते। द्रौपदी का सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ, द्रोणाचार्य वहीं खड़ा था, वह चुप क्यों रहा, बोलो चुप क्यों रहा, यदि करो मेरा नाटक याद करो। विमलेंदु अरविंद से कहता है, वही मैं भी सोच रहा हूँ, मेरे संस्कारों में ऐसी क्या गड़बड़ी थी जो मेरा खून गर्म नहीं हुआ, मेरे शब्द फुंकार कर खड़े नहीं हुए। बताओ माँ, ऐसा क्या नहीं हुआ, कहाँ गड़बड़ी है मेरे संस्कारों में। अश्वत्थामा कृपी से कहते हैं। सॉरी। नेक्स्ट कथा मैंने,
तुम उत्तर क्यों नहीं देती? तुम उत्तर क्यों नहीं देती? रजशाला, एक वस्त्र द्रौपदी को दरबार में नंगा किया जा रहा था, फिर भी मैं चुप बैठा रहा। आकाश के टुकड़े टुकड़े कर देने वाली मर्मभेदी आवाज से वह पुरुष जाति को पुकार रही थी। उसके बाद भी चुप रहा। बताओ, ऐसा क्यों हुआ? अश्वत्थामा कृपी से कहता है। माँ, तुमने मुझे बचपन से विरोध करना क्यों नहीं सिखाया? अन्याय और अत्याचार को देखते ही अन्याय की गर्दन तोड़ देने की शिक्षा क्यों नहीं दी? अश्वत्थामा कृपी से कहते हैं। उसने कहा था, आचार्य, आप तो न पांडव के रक्त संबंधी हैं और न कौरवों के। आप आचार्य हैं दोनों के। क्या दुर्योधन आपका कहना नहीं मानेगा? आपको तो सता का मोह नहीं है। क्या आप अपने शिष्यों की पत्नी को सार्वजनिक रूप से अपमानित होते देख सकते हैं? उठाइए अपना धनुष और आप चुप रहिए क्यों? अश्वत्थामा द्रोणाचार्य से कहते हैं। अपना नपुंसक आचरण ढकने के लिए मुझ पर आरोप लगाते हुए तुम्हें थोड़ी भी लज्जा नहीं आती? मैं पूछती हूँ, तुम्हारा आचार्य कहाँ मर गया? क्या वह केवल एकलव्य का अंगूठा कटवाने या सूत्र पुत्र कहकर कर्ण की अवहेलना करने तक सीमित था? तुमने अपने शिष्य को क्यों नहीं रोका? क्या तुम्हारा उन पर कोई नैतिक अधिकार नहीं था? कृपी द्रोणाचार्य से कहती है। तेरा अध्यात्म चिंतन, ब्रह्म ज्ञान सब ढोंग है। कहता क्यों नहीं कि द्रौपदी का खुला शरीर देखने की लालसा तुझे सता रही थी? कृपी अश्वत्थामा से कहती है। बहुत होता कौरव मिलकर तुम दोनों पर हमला करते, तुम्हारा वध कर देते। उस अवस्था में मैं इतनी दुखी नहीं होती जितनी आज हूँ। कृपी द्रोणाचार्य से कहती है। नेक्स्ट नेक्स्ट कथन है। वही दिन था, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, प्रतिशोध ने विवेक को जीता। उस दिन तुमने मुझे भड़काया, उस दिन तुमने मुझे राज के अन्न की दास्ता में धकेला। द्रोणाचार्य ने कृपी से कहा। और उस राज के अन्न की दास्ता ने मेरा विवेक खरीदा, मेरी न्याय बुद्धि खरीदी। मुझे एक लव्य का अंगूठा काटना पड़ा। मुझे कर्ण जैसे होनहार विद्यार्थी को व्यवस्था की आड़ लेकर ठुकराना पड़ा। पक्षपात, क्षुद्रता ने मेरा स्वत्व छीन लिया। अश्वत्थामा, उस समझौते ने मुझे कभी सही आदमी नहीं बनने दिया। तब मैं सही आदमियों का कहाँ से निर्माण करता? द्रोणाचार्य अश्वत्थामा से कहते हैं। उस दास्ता ने मुझे सुरक्षा दी, झूठी प्रतिष्ठा दी, सुविधा ने मेरी धार मोथरी कर दी। मेरे भीतर के उस आदमी को जगाया जो बदला लेता है, जो अपने अहंकार को संसार से बड़ा मानता है। द्रुपद से बदला लेने के लिए मैंने अपने विद्यार्थियों को युद्ध का उन्माद दिया, उनका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया। कृपी, मैं हर दिन छोटा आदमी होता गया। द्रोणाचार्य कृपी से कहते हैं। अश्वत्थामा, मुझे जलता हुआ भविष्य दिखाई दे रहा है। मुझे दिशाओं को बहरा बनाने वाला युद्ध का कोलाहल सुनाई पड़ रहा है। मुझे अपने विद्यार्थियों के शव दिखाई दे रहे हैं। अपने दारिद्र्य से बदला लेने की मेरी हिंसक भावना मुझे भी ग्रस्त कर रही है। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा से कहते हैं। ठीक तुमने किया, मैं इसी का पात्र था। सत्य और न्याय का पक्ष जानते हुए भी मैं उसके विरोध में लड़ा। अपने ही शिष्यों के विरुद्ध राज के अन्न की दास्ता समझौते का चरित्र ठीक किया। तुमने इस समय तुम्हारा झूठ बोलना ही धर्म है। युधिष्ठिर, तुम सच भी बोलते तो क्या इतिहास झूठ बोलता? अच्छा किया, तुमने अच्छा किया। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से कहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।